बयानों के वार, सियासी दावपेच, सुलगते सवाल, यह है खबरों का नया अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। सबसे पहले खबर रामपाल की। हरियाणा में हिसार के सतलोक आश्रम में हत्या के 2 मामलों में दोषी रामपाल को हिसार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी है। रामपाल को 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 11 अक्टूबर को रामपाल को हत्या के 2 मामलों में दोषी करार दिया था। जो समाज में अच्छा काम कर रहे थे, जो समाज में बढ़िया काम कर रहे थे, समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे, ये बातें दी गई, डॉक्यूमेंट सारे रखे गए, किस तरह से नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जा रहा है, किस तरह जातिहीन समाज का निर्माण किया जा रहा है, किस तरह। यस 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 श्योर। ये अदालत की पहली सीढ़ी थी। हम यहाँ न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन जो न्यायालय को समझनी चाहिए चीजें थी, जो बातें समझना चाहिए थी, जो समझ में उन्हें करना चाहिए था, जिनके साथ उन्हें करना चाहिए था, उन चीजों को नजरअंदाज किया गया। और हम जो बातें यहाँ नहीं सुनी गई, नहीं समझी गई, जो रिकॉर्ड, फैक्ट, एविडेंस को नजरअंदाज किया गया, उन सबको लेके हाई कोर्ट में अपील डालेंगे, अपील फाइल करेंगे। फैसला एक बार और बता दीजिए। 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 120 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 343 में 2 साल की सजा और 5000 जुर्माना। बाकी दोनों में 1-1 लाख। हाँ, दोनों में 7-7 सजाएं साथ चलेंगी। बाकी दोनों में 1-1 लाख। हाँ, एक साथ चलेंगी। 1-1 लाख रुपए जुर्माना और 5000 रुपए जुर्माना एक में। लाइफ मतलब कि जब तक जीवन। नहीं, लाइफ ऐसा नहीं, लाइफ टिल डेथ नहीं है, लाइफ 20 साल। टिल डेथ लिखा जाता है। 14 साल 20 साल। क्या हुआ सर आज संत रामपाल दास जी के 429/14 केस में FIR में क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए लगा हुआ था कि सजा कितनी जी। हम लोगों ने, डिफेंस काउंसिल ने इस बात को पूरी तरह से रखा कि संत रामपाल दास जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हरियाणा सरकार के एम्प्लॉय रहे हैं और उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, समाज से बुराइयां समाप्त करने का काम किया है। बुजुर्ग हैं, उम्र दराज हैं और इस बात को नजर रखते हुए कम से कम सजा दी जाए, हमारे पॉइंट थे। और उसके बाद इस बात में रखा गया कि अब क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर सुनवाई के बाद 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 120 भी कनकरेंटली उसके साथ, उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1-1 लाख रुपए दोनों में जुर्माना और 343 में 2 साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना। और उसमें दूसरी बात ये रखी गई कि बंधक बनाने वाली बात तो पहले से ही बरी हो चुके हैं, बंधक बनाने वाली बात तो पहले से इसमें बरी हो चुके हैं और उसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं, इसलिए बंधक बनाने की कोई बात नहीं थी। कोई वेपन ऑफ ऑफेंस नहीं, कोई इस तरह का हथियार नहीं, कोई खून नहीं, कोई खच्चर नहीं, कोई MLC नहीं। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर आया है कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोलों से मौत हुई है, दम घुटनों से मौत हुई है। आगे का प्लान हम ये जजमेंट अब मिल जाएगा, अभी हमें जजमेंट मिलेगा। जब जजमेंट मिल जाएगा तो हम उसके बाद हाई कोर्ट में उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें अपील फाइल करेंगे। टुडे द केस ऑफ संत रामपाल दास जी महाराज was fixed for quantum of sentence in FIR number 429/14. In case a court heard argument on quantum sentence shortly and briefly and submit and तो कोर्ट ने फैसला ये सुनाया कि इनको 2 टर्म्स 302 और 326 के तहत इनको 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास, 2 साल की सजा अलग दूसरे सेक्शंस पर। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस कोर्ट का ये फैसला है, ये कोर्ट जेल में हुआ था क्योंकि इनको लगा था कि रामपाल के फॉलोअर जो हैं वो हिंसा पर उतर आ सकते हैं, आमादा हो सकते हैं, इसीलिए इस कोर्ट और ये सुनवाई जो थी जेल के अंदर ही हुई थी। मोहित जी बिल्कुल, देखिए हिसार की सेंट्रल जेल 1 है जहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं DR चालिया, उन्होंने अपनी कोर्ट, वो लगातार जो पिछली प्रोसीडिंग इस पूरे मामले में हो रही थी वो उसी जेल के अंदर जो कोर्ट बनाई गई थी वहीं पर हो रही थी। और जो राम रहीम के मामले में हमने देखा था कि पंचकुला में कितने फॉलोअर्स वहां पर जुट गए थे, उन्होंने बाद में काफी ज्यादा हिंसा की थी, ऐसा कुछ रिपीट ना हो इसी वजह से इस बार हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट थी। हिसार के अंदर किसी भी रामपाल के फॉलोअर को घुसने की परमिशन नहीं दी गई। जो लोग चोरी छिपे घुस भी आए थे उनको वहां से बाहर निकाला गया और पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील करके रखा गया था हिसार को। तो इसी वजह से जब ये पूरा फैसला सुनाया गया तो वहां पर किसी तरह की ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि कहीं पर भी रामपाल के समर्थकों ने कुछ बवाल किया हो, हंगामा किया हो। और फिलहाल जो एक FIR है उसके अंदर 429 नंबर FIR में
आजीवन कारावास की सजा दी गई है रामपाल को। अभी एक और FIR है 430 नंबर, वो भी हत्या के मामले की FIR है। उसमें 17 अक्टूबर यानी कल सजा का ऐलान किया जाएगा। कैसे होगी ये सजा और इसका ये कॉन्करेंट होगी, एक साथ ये गुजारेंगे, काटेंगे ये सजा की एक के बाद एक होगा? क्योंकि 2 बार इनको आजीवन कारावास की सजा 2 अलग अलग सेक्शंस के तहत सुनाई गई है, ऐसा उनके वकील कह रहे थे। जी बिल्कुल, उनके वकील बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। FIR नंबर 429/14 जो है उसके अंदर अलग अलग सेक्शन थे, जिसके अंदर 2 बार 20-20 साल की यानी आजीवन कारावास की सजा उनको दी गई है, जो कि एक साथ चलेगी। तो अब लगता कि रामपाल का जेल से आना बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि अभी FIR नंबर 430 जो है उसके अंदर भी हत्या के ऐसे ही गंभीर आरोप हैं, जिसके अंदर 11 अक्टूबर को कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया है। यानी ये तय है कि अब FIR नंबर 430 में भी रामपाल को सजा मिलेगी। तो अभी जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं हिसार में, वो जब के तक रहेंगे। अभी भी पुलिस को आशंका है कि रामपाल के जो समर्थक हैं वो काफी कट्टर समर्थक हैं, वो कोशिश कर सकते हैं हिसार में आकर किसी भी तरह का उपद्रव करने की, हंगामा करने की। इसी वजह से जो कल जो फैसला सुनाया जा रहा है उसके चलते भी हिसार के अंदर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रखे जाएंगे। मोहित, आपके अपडेट के लिए धन्यवाद। अब इन्होंने ये तो जरूर कह दिया है कि इसे हायर कोर्ट ऑफ अपील में जरूर इसे चैलेंज करेंगे, जजमेंट का इंतजार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं रुख दिल्ली की तरफ, जहां अरविंद केजरीवाल को फिर एक नया सरदर्द, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT ने अब राजधानी में प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया है। NGT के मुताबिक दिल्ली में इंडस्ट्री की वजह से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण काफ़ी बढ़ा है, लेकिन दिल्ली की करीब 62 बड़ी यूनिट पर लगाम लगाने में नाकाम रहने के कारण NGT ने 50 करोड़ का जुर्माना दिल्ली सरकार पर लगाया है। NGT ने कहा कि बार बार आदेश देने के बावजूद दिल्ली सरकार ने इसका पालन अब तक नहीं किया है। कोर्ट ने सख्त से टिप्पणी करते हुए ये भी पूछा कि क्या DPCC यानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को गिरफ्तार करने का आदेश दें या नहीं। तो इतना सख्त रुख NGT ने अपनाया है। हेलो, रमेश बिदुरी जी बीजेपी से हमारे साथ फोन पर हैं। नमस्कार रमेश जी, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। अब ये देखिए, ये काफी कड़ा रुख अपनाया है NGT ने और कहा है कि दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत कम एफर्ट्स लगाए हैं, नाकाम हुई है दिल्ली सरकार। देखो, केजरीवाल की प्रवृत्ति है अपने मुंह मिट्ठू बनना, और उसने अपने मुंह मिट्ठू बन के पहले लोगों को गुमराह कर दिया। लोगों को लगा ये आदमी निश्चित रूप से IRS रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसकी मानवता होगी इसकी जहन के अंदर, लेकिन उसने पहले दुनिया में सबसे बड़ा मैं ईमानदार हूँ, मैं ही ईमानदारी करूंगा। तो आज वो कल भी वो इस प्रकार की नौटंकी कर रहा ताल कटोरा में। अब NGT ने तो चुनाव लड़ना नहीं, या अब NGT को भी वो कह देगा कि NGT मोदी जी के कहने से कर रही है, क्योंकि कांग्रेस से उसकी तालमेल हो गई। पहले तो कांग्रेस का भी नाम ले दिया करता था, कांग्रेस BJP में। अब ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब, और अदालतें क्या करेंगी, मरने थोड़ी देंगी लोगों को। अब लोकतांत्रिक पद्धति में आपको चुन दिया और आप फ्रॉड करके लोगों की वोट ले गए, तो नेचुरल इस देश के प्रजातंत्र को चलाने के लिए लोकायुक्त और आपका अपने आप में लोकपालिका न्यायपालिका ये बराबर की भागीदारी होती है। तो अब न्यायपालिका ही हाथ में लेगी जब ऐसे अनारकी टाइप के लोग सत्ता पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं अपनी कार्य का नहीं रमेश बिदुरी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से हम रिएक्शन की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल कोई फोन नहीं उठा रहा, पर हम प्रतिक्रिया की कोशिश कर रहे हैं। अमृता धवन हमारे साथ जुड़ी हैं। अब अरविंद केजरीवाल से पूछा जाए अमृता जी, तो वो कहेंगे कि MCD भाजपा के कंट्रोल में है, सरकार दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन और LG के ऑफिस द्वारा सेंटर यानी भाजपा सरकार चलाती है, तो सारा दोष वो उधर मर देते हैं। अब आप बताइए कि इसका हल कौन निकाले? देखो मीडिया रमेश जी, 1 मिनट, अमृता जी की बात सुने, फिर मैं आपसे मैं आता हूँ इसी सवाल पर आप पर आता हूँ। देखिए, बात तो यही है कि दिल्ली के अंदर जब भी पॉल्यूशन पे बात होती है तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होती है। अब ये तो सरकारों की जिम्मेदारी है ना, जो सत्ता में बैठे हैं लोग, कि वो स्टेट हेलो सरकार को 2 साल जी। अगर आप स्टेट एक्शन प्लान भी अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं समझती और उसको 2 साल के लिए डिले कर देती है, तो सोचिए कि एक आम नागरिक दिल्ली के अंदर है, आज पलायन दिल्ली, लोग दूसरे शहरों में जाना पसंद कर रहे हैं, दिल्ली में रहना पसंद नहीं कर रहे।
अमृता जी, आप जानी हमारे साथ, आपका फोन लाइन ठीक नहीं है। वील ट्राई एंड कनेक्ट विद यू अगेन। एक बार फिर आपसे फोन मिलाते हैं ताकि लाइन थोड़ी क्लियर हो जाए। लेकिन रमेश भिदोड़िया, आप जवाब दें, ये जो दोष मढ़ देंगे आप पर कि एमसीडी भाजपा के कंट्रोल में है, ये सरकार तो एलजी के ऑफिस से चलती है और इस पर तो पूरा कंट्रोल भाजपा सरकार का है, तो हम क्या करें, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखो, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिछले दिनों बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र की सरकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कभी ऐसी कोई उसमें मोनोपोली करने की कोशिश नहीं की। लेकिन निगम का काम नहीं है कानून बनाना, निगम का काम है नाली सड़क साफ करना, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, कानून बनाना, उन पे उनको लागू करना, ठीक है ना जी, वो सरकार का काम है। तो ये कहाँ पर चूक हुई है, आप ये बताइए, क्योंकि एनजीटी का ये कहना है कि आपने पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सरकार का पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है, प्रोजेक्ट लगाने का सरकार का है। 48,000 करोड़ रुपया सरकार के पास फंड है, निकाय के पास कोई फंड नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई फंड नहीं होता। इस प्रकार की मानकों को तैयार करना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है। तो ये अब इसको जिम्मेवारी से कैसे कहेगी? अब चोर कभी ये थोड़ी कहते मैंने चोरी की है, अदालत में जाने के बाद वो तो कहता मैं बेगुनाह हूं, पुलिस ने मुझे घर से उठाकर बंद कर दिया, तो फिर चोरी कहां से हो रही है? तो ये तो मीडिया के बंधुओं को और मीडिया को ध्यान देना पड़ेगा कि फैक्चुअली ये जिम्मेवारी। और केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में ओथ लेने के शब्द कहा था, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, ये मेरे 67 हीरे हैं, दौलतन है, ये केजरीवाल के बयान है। उसने कहा मैं दिल्ली का मालिक हूँ। अब दिल्ली का मालिक जब शीला को लाचार बताया करता था, जब शीला कंट्रोल करने में नाकामयाब थी, तो तब शीला को लाचार बताकर कहता था रिजाइन कर दे। तो आज दिल्ली के मालिक अगर आप लाचार है, नहीं कर पा रहे हैं, तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के जीवन से क्यों खेल रहे हो? आप अगर जनहितैषी है तो आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दिल्ली का एक नागरिक होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूं कि देखिए, दिल्ली में लोग ये मानते हैं ये 50-50 सरकार है, 50% जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी की चुनी हुई सरकार है और 50% जो है सेंटर की है, क्योंकि एलजी का ऑफिस और सेंटर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये 50-50 का परसेप्शन है तो चूक तो दोनों तरफ से हुई है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सफ़र कौन कर रहा है, तकलीफ किसको हो रही है? दिल्ली निवासियों को हो रही है। यहाँ कारोबार और जो कारखाने चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं और किसकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, किसकी निगरानी में चल रहे हैं? हर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो होता है, ब्यूरोक्रेटिक हस्तक्षेप तो होता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर दिल्ली का दम घुट रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आप मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान में सबके काम बटे हुए हैं। अगर कोई ये कहे 50-50 दिल्ली में है तो ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दिल्ली में केवल केंद्र के पास पुलिस है, केवल पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, और केवल डीडीए की अर्बनाइज लैंड जो अर्बन क्षेत्र में है, रूरल में वो भी नहीं है। उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स के मामले में मैं सहमत हूँ, ब्यूरोक्रेट्स का लाभ उठाती है जब कभी भी कहीं 2 राजनीतिक दलों में इस प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन जिम्मेवारी चुनी हुई राज्य की सरकार की, और दिल्ली में 50-50 नहीं है। दिल्ली में के लॉ एंड ऑर्डर केवल अर्बनाइज लैंड जो शहरों में, एनडीएमसी एरिया में, शहरों में अर्बनाइज एक्वायर्ड बाई द डीडीए, वो केवल दिल्ली के पास है, दिल्ली के केंद्र के पास है। बाकी सारी 80% सरकार दिल्ली की है। और ये 60 साल में परसेप्शन बनाई थी ऐसी इन नेताओं ने, कांग्रेस के शासन ने, कि लोग नेताओं को चोर मानने लगे। आज परसेप्शन मीडिया की है। मीडिया को ईमानदारी से ये परिचय देना चाहिए कि केजरीवाल दिल्ली के मालिक है, ना कि केंद्र का 50%। देखिए, केजरीवाल को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली निवासियों ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी है और आज एनजीटी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार कम पड़े हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने में और इसीलिए 50 करोड़ का उन पर जुर्माना लगाया। रमेश भिदोड़ी जी, थैंक यू। अब हम आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमारी मदद करें। अब ये 50 करोड़ का जुर्माना दिल्ली सरकार भरेगी कहां से, ये सवाल पूछा जाएगा। और दिल्ली का क्या, दिल्ली निवासियों का क्या, दिल्ली का जो दम घुट रहा है उसका क्या? अभी हमने आपको दिखाया कि पोल्यूशन इंडेक्स कैसा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन घटता जा रहा है और खराब होता जा रहा है। वील सी, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ अखाड़े में और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने पर बवाल बढ़ गया है। आज कुछ कश्मीरी छात्रों ने सर सैयद डे पर अपनी डिग्री वापस करने का ऐलान किया है। 2 कश्मीरी छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा होने से छात्रों ने नाराजगी जाहिर की है और इसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ
प्रदर्शन किया। वहीं महबूबा ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकी मनन वानी को हिंसा का पीड़ित बताया और छात्रों के निलंबन और केस को वापस लेने की मांग की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकी मनन वानी के मारे जाने के बाद बड़ा विवाद खत्म नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर एएमयू छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकी मनन वानी को हिंसा का पीड़ित बताया है और उन छात्रों के निलंबन को वापस लेने की मांग की है जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। महबूबा के ताज़ा बयान पर सियासत गर्मा गई है और विपक्षी दल लगातार उनको घेर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, जिनके कार्यकाल में एएमयू का छात्र मनन वानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था, उन्होंने ट्वीट किया महबूबा मुफ्ती ने कि छात्रों पर इतना दबाव बनाना उल्टा पड़ सकता है। केंद्र को मामले में हस्तक्षेप करके मुकदमे वापस करवाने चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि वो छात्रों के सस्पेंशन को वापस ले। मामले से जुड़ी राज्य सरकार को भी स्थिति के बारे में संवेदनशील होना चाहिए और अलगाव को रोकना चाहिए। अगर छात्रों को अपने पूर्व साथी छात्र जो कश्मीर में निर्मम हत्या का शिकार था, एक आतंकवादी को निर्मम हत्या का शिकार बता रही हैं महबूबा मुफ्ती, उनके कार्यकाल में ये टेररिस्ट बना, उसकी जिम्मेदारी वो नहीं ले रही हैं। उसको याद करने के लिए सजा मिलती है तो ये एक अजीब नाटक की तरह होगा। पहले से बहुत सी गलतियां की जा चुकी हैं। पत्थरबाजों का छोड़ना और फिर से कश्मीर में ऐसे हालात पैदा होना, ये महबूबा जी ने पहले भी किया है और मुझे लगता है कि अब उस जो गंदगी को दूसरी प्रदेशों में ले जा करके उनको छोड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है, राष्ट्रद्रोह है। और अगर वो पढ़ने के लिए गए हैं तो पढ़ने का काम करें वहाँ पर। किसी भी निर्दोष लड़के को, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे नॉन कश्मीरी हो, उसको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। ये जो यूनिवर्सिटी है ये पढ़ने की जगह है और आप यहाँ पे आए हैं, दूर दराज क्षेत्रों से कई स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, अपनी यहाँ पे आइए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना आगे कैरियर बनाइए और किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए और किसी को भी किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि आप सही हैं आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अनिल गुप्ता बीजेपी से, नजमू शाकिब पीडीपी से और विशंबर दयाल एएमयू से हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विशंबर दयाल जी से पूछना चाहूँगा, क्या परिस्थिति है अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? क्या इन छात्रों के खिलाफ जो सस्पेंशन ऑर्डर्स हैं वो वापस लिए जाएंगे? देखिए, मैं एएमयू से नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली से हूँ जी। डिफेंस में मतलब रिटायर्ड जनरल हूँ। माफ़ी चाहता हूँ सर। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हालात हैं यूनिवर्सिटी में वहाँ, वो जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं, जो रजिस्ट्रार वगैरह हैं, जो हॉस्टल, उनको कंट्रोल करनी चाहिए। इस किस्म की बात ज़्यादा फैलानी नहीं चाहिए। जो महबूबा कर रही है वो आग में घी का डालने का काम करती हैं। मैं जब महबूबा चीफ मिनिस्टर थी, पहले दिन से जब से उन्होंने बुरहान वानी के बारे को एक टेररिस्ट की बजाय एक मार्टिर बताया था, मैंने तब भी कहा था कि इनको सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन का जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, नेक्स्ट जनरेशन की जो थिंकिंग है, जो परसेप्शन है, उसको पॉइजन कर रही हैं। और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक बिसाइड टेररिस्ट एलिमिनेशन एंड टेररिज्म को कंट्रोल करने में विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल भी है और उसके खिलाफ उन्होंने काम किया पिछले 3 साल में, जिसका ये सब हम नतीजा भुगत रहे हैं। नहीं, एक और बात जरूरी है विशंबर जी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जी। एक और बात है जी, एक और बात ये है कि महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी जब मनन वानी ने टेररिज्म का रुख किया, इसकी जिम्मेदारी भी उनकी है। बिल्कुल है। नहीं, देखिए, जहाँ तक मनन वानी की बात है, वो एक बहुत पहले से सोचा समझा, वेल ट्रेन्ड, हार्डकोर रिक्रूटर था और उसको एज ए स्कॉलर भेजा गया ताकि एएमयू में और अराउंड
सेंट्रल इंडिया में इस किस्म की आइडियोलॉजी फैलाई जाए और लोगों में ये रोष भरा जाए। वो यहाँ से एक्सपोज हो गया तो वो वापस चला गया और जाके उसका हथियार उठा लिया। सर रिक्रूट है, उसको ये कह देना, उसके पीछे तहकीकात करनी चाहिए, उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जो रुख महबूबा कर रही है वो ब्रेजन ओपन अपीजमेंट है, ये सॉफ्ट भी नहीं है, ये तो ओपन अपीजमेंट है ऑफ दोज फैक्शंस who do not believe in the idea of India। मैं ये बात साफ कह रहा हूँ सर। आप नहीं है, ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह की ललकार है, लोगों को पॉइजन करना ओपनली, तो इसमें क्या कार्रवाई? चलिए पीडीपी से समझते हैं उनका रुख क्या, उनका मत क्या है। प्लीज मेरे साथ फोन पर बने रहिए सर। अनिल गुप्ता, नजमू साकिब, आप बताएं, महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में एक स्टूडेंट जो अपने आप को स्कॉलर बताता है वो टेररिस्ट बन जाता है और महबूबा मुफ्ती इसको एक्सट्रीम वायलेंस का केस बताती हैं। अगर आप अपनी नेटवर्क 18 पे जो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, आकाश हसन ने रिपोर्ट लिखी थी कि मनान वानी का माइंडसेट मिलिटेंसी की तरफ रागिब हुआ था जब अफजल गुरु को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की वजह से राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला ने सूली चढ़ाया आउट ऑफ टर्न। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप बोल रहे हैं कि एएमयू में हमारा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो पॉइंट रेज किया है कि अगर एक पीएचडी स्कॉलर गन की तरफ, वायलेंस की तरफ रागिब होता है तो इट्स अ पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दैट व्हाई आर वी आर लूजिंग आवर यंगस्टर्स टू वायलेंस। नंबर 2 तो इफ इट इज द पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन नजमू साकिब, एएमयू में बच्चे देन शी शुड फर्स्ट अपोलोजाइज। शी शुड फर्स्ट अपोलोजाइज। उन्हें सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए क्योंकि एज अ चीफ मिनिस्टर वो अपना फेलियर एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो यूथ को रोक नहीं सकी मिलिटेंसी और टेररिज्म का रुख करने में। वो खुद चीफ मिनिस्टर थी ना। हमने बार बार ये पॉइंट रेज किया है। सबसे पहले उनको माफी मांगनी चाहिए ना। कश्मीर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड फॉर कश्मीर वी नीड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। उसके लिए हमने एक एजेंडा ऑफ अलायंस, अगर आपको याद हो, बीजेपी के साथ चॉक आउट किया था। ये कहीं सुनी बातें नहीं थी, एक बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट था। मुझे सब याद है, मुझे एजेंडा ऑफ अलायंस याद है, मुझे मुफ्ती साहब का वो बयान याद है जहां सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान और प्रो पाक सेपरेटिस्ट को धन्यवाद दिया था वहां असेंबली में खड़े होकर। मुझे वो भी वाकया याद है और उसके बाद महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट भी याद है। मैं ये कह रहा हूं महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर के यूथ के हित में काम करेंगी और अगर उनके कार्यकाल में यूथ टेररिज्म का रुख करते हैं तो उनका फेलियर है कि सक्सेस है? आप मुझे ये बताइए। बट जो ऑफ लेट हमने मस्कुलर पॉलिसीज अनलिश की है, देखिए कश्मीरी नौजवान अगर वॉइस ऑफ डिसेंट कोई उसको कुछ डिसेंट की बात करनी हो, यहाँ पे उसको पीएसए लगा देते हैं, दिल्ली में करे कुछ वॉइस रेज करे उसको जेलों में भर देते हैं, वहाँ पे एएमयू स्टूडेंट वहाँ पे जनरलाइजेशन हुई है। तो एक जो हम कंस्ट्रक्ट रियल इशू जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको तंग करते जा रहे हैं, उसकी वजह से नौजवान वायलेंस की तरफ रागिब हो रहे हैं। हमें अपने नौजवानों को अपनाने की जरूरत है। नहीं नजमू साकिब, आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपना पल्ला इस बात से नहीं झाड़ सकते कि आप लोग नाकामयाब थे एक पॉजिटिव नैरेटिव को यूथ के पास ले जाने में। आप नाकाम थे ये बात कहने में कि आपका विजन क्या है जम्मू कश्मीर और इंडिया के लिए। आपका विजन क्या है? आपका विजन क्या है फॉर जम्मू एंड कश्मीर अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? आपका विजन क्या है यूथ के लिए? इससे बढ़ेगा, हमें अपने नौजवानों को अपनाने की जरूरत है। तो फिर अगर आपको अपनाने की जरूरत थी तो आप कहाँ चुके? आपने क्यों नहीं अपनाया इनको? हम बिल्कुल नहीं चुके। आपने क्यों नहीं अपनाया इनको? हम पहले चीफ मिनिस्टर तो महबूबा जी थी। हम आइडियोलॉजी सारे कॉल्स जो थी पीडीपी ले रही थी डिफरेंट है, बट उनको अपनाने की जरूरत है, उनको दूर करने की जरूरत नहीं है। जेलों में भरने से उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगी, उनको मारने से देखिए 11,000 स्टूडेंट्स को महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में उनको फ्रीडम दिया गया था, उनको एमनेस्टी दी गई थी, उनको जेलों में नहीं भरा गया था। और जब मनन वानी टेररिस्ट बना या जब उसने हिजबुल ज्वाइन किया तब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी। अनिल गुप्ता आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पीडीपी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने दो चीजें कही उसके ऊपर मैं बहुत जोर से ऑब्जेक्ट करता हूं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। कश्मीर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या है? डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। कश्मीर प्रॉब्लम है, कश्मीरियों द्वारा क्रिएट की हुई मैन्युफैक्चर्ड प्रॉब्लम। कश्मीर में कोई बताएं, एक्सप्लेन करें, आप देश के लोगों को एक्सप्लेन करें। मैं देश के लोगों को यह प्रॉब्लम बताऊं कि आप लोग
शांति से रहना नहीं चाहते हैं, आप ब्लैकमेल करने की क्यों नहीं रहना आगे हुए हैं? यहाँ पे क्योंकि आपको आदत पड़ गई है ब्लैकमेल करने की। नहीं मांगी, यहाँ पे मनान वानी ने सड़कें नहीं मांगी, मनान वानी जो है, मनान वानी दहशतगर्द था, मनान वानी दहशतगर्द चाहता था। जो भी हम नौजवानों के वही जो आइडियाज है उनकी मनान वानी ने हमें जंग नहीं करना है, उनको अपनाने की जरूरत है। हो सकता है उनके डाइवर्जेंट थॉट हो, उनके अलग थॉट प्रोसेसेस हो, बट हम उनके लिए उनको जेल नहीं रख सकते हैं। हमारे हम आइडियोलॉजी, देखिए मैं सिंपल सी, मैं सीधी सी बात आपसे पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। अपने नौजवान विशंबर जी आप दोनों पार्टीज को सुन रहे हैं, मैं क्या मेरा सवाल गलत है? इज माई क्वेश्चन रॉन्ग? मेरा सवाल, चुप करें तो हम आपको हाँ जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आपको चुनकर आपको वहाँ पर लाया गया था और आपने एक वायदा किया था वहाँ लोगों से कि आप अमन लाएंगे, आप लोगों को एक नैरेटिव देंगे, आप उनको रोज़गार देंगे, आप उनको रीज़न देंगे कि वो एलियनेट ना हो, और आपके कार्यकाल में ये मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं या टेररिज्म ज्वाइन करते हैं या हिजबुल ज्वाइन करते हैं, तो गलती किसकी होगी? क्या पीडीपी को दोष नहीं मानना चाहिए अपना? क्या महबूबा मुफ्ती को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए सर? इसकी पूरी की पूरी दोष, इसका पूरा का दोष पीडीपी को जाता है, महबूबा मुफ्ती को जाता है। पहली बात देखिए, जब जनवरी में ये गया था, अगर पीडीपी की अच्छी जो ये बातें कर रहे हैं, ये इसको सरेंडर करवा देते। जो नवयुवक वहाँ का हथियार उठाएगा और उसको अगर ये सरेंडर नहीं करा सकते पॉलिटिकल लीडर्स और वहाँ के सोशल लीडर्स, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कोई चारा नहीं है, उसको एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि हम अपने लोगों को थोड़ी दहशतगर्दी में जीने देंगे, हम दहशतगर्द को निकालेंगे ना, दहशतगर्द को मारेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस जो लोगों में दहशत फैलाते हैं, लोगों को इंटिमिडेट करते हैं, लोगों से एक्सटॉर्शंस करते हैं और हमारी नॉर्मल लाइफ को भंग करते हैं, वो टेररिस्ट हैं। हथियार उठा रखा है उन्होंने, यही इस वानी ने किया है। और इसके लिए पूरी की पूरी पिछले 4 साल की जो हालात खराब हुए जम्मू एंड कश्मीर में, उसके लिए महबूबा मुफ्ती पूरी जिम्मेवार है, उसके लिए वो सरकार जिम्मेवार है। नहीं, और देखिए कैसे इस नैरेटिव को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्पिन किया जा रहा है सर। आप पोस्टर्स देखिए उन स्टूडेंट्स के हाथ में, उनके हाथ में पोस्टर्स ये हैं कि बीइंग कश्मीरी इज नॉट अ क्राइम। आप देखिए कैसे इसको जो मोटिवेटेड पीपल हैं वो इस नैरेटिव को कैसे ऑन ग्राउंड स्टूडेंट्स के दिमाग में खलल कैसे कर रहे हैं। वो पोस्टर क्यों पकड़ा उन्होंने कि बीइंग कश्मीरी इज नॉट अ क्राइम? किसने कहा कि बीइंग कश्मीरी इज अ क्राइम? बीइंग अ टेररिस्ट इज अ क्राइम। ये जो नैरेटिव को बहुत प्यार से इतने कितने शातिर तरीके से इस नैरेटिव को ऑन ग्राउंड घुमा रहे। देखिए स्टूडेंट्स इंप्रेशनेबल होते हैं, उनके हाथ में देखिए किस तरह के पोस्टर्स हैं। अनिल गुप्ता, वहां जो प्रशासन है एंड बीजेपी हैज टू टेक नोट, ये जो नैरेटिव फैल रहा है ये डेंजरस है। एंड नजमू साकिब, देयर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पीडीपी टू। आपको मानने की जरूरत है कि ये आपकी भी जिम्मेदारी थी, आपकी भी नाकामयाबी है एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड एज लीडरशिप। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन यह है। राहुल ने आज ग्वालियर किले में बने गुरुद्वारे दाता बंदी छोड़ साहिब में मत्था टेका। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस नेता दिग्विजय का दर्द सामने आ गया और एक वीडियो में वो कहते दिखे कि उनके भाषण से वोट कटते हैं, इसीलिए वो आजकल चुप रहते हैं। लेकिन अगर दुश्मन को भी टिकट मिले तो उसे जिताना है। तो ये दुश्मन कौन है दिग्विजय जी?